मेरा नाम तुषार है। पंजाब की शादी वाली गली के बारे में फेमस था कि जो यहाँ से गुजर जाता है उसकी शादी हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि इस गली में गुजरने से मेरी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला था। आज इस गली को दूर से देखते हुए मेरा 5वां दिन था। पिछले कई दिनों से मैं लगातार दूर दूर से ही इसी गली को देखता रहा था, जो पंजाब के लुधियाना के एक छोटे से इलाके में थी। आम गलियों की तरह ये गली भी कोई मामूली गली नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही फेमस गली थी जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से सुनता आ रहा था। लेकिन मेरा गुजरना अभी तक इस गली के अंदर से नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा वहाँ पर अभी कोई काम ही नहीं था कि इस रास्ते पर मुझे वहाँ से गुजरना होता। असल बात तो ये थी कि इस गली से गुजरना आसान नहीं था। कोई भी नॉर्मल इंसान इस गली से नहीं गुजर सकता था। इस गली से गुजरने के बहुत सारे टर्म और कंडीशंस थे, और जो जवान इंसान जब इन सारे टर्म और कंडीशंस पर पूरा उतरता था, सिर्फ वही इंसान इस गली से गुजर सकता था, और फिर उसके बाद उस इंसान की शादी हो जाती थी। ये गली शादी वाली गली कहलाई जाती थी, और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी वो इस गली से गुजरते थे और फिर उनकी शादी हो जाती थी। सुनने में ये बात भी बहुत ही अजीब और यकीन ना करने वाली लग रही है, लेकिन यही सच था कि इस गली से गुजरने वाले हर इंसान की शादी हो जाती थी। जो भी इंसान अभी तक इस गली से नहीं गुजरा था, गली से गुजरने के बाद मेरी आंखों के सामने उसकी शादी आसानी से हो गई थी। मैं अपनी आंखों के सामने एक हंसते बसते घर को देख सकता था, हर वो इंसान जो यहाँ से गुजरता था। लेकिन इस गली के बारे में जहाँ ये बात फेमस थी कि यहाँ से गुजरने से शादी हो जाती है, वहाँ पर कुछ और बातें भी फेमस थीं, जो कि बड़ी ही अजीब गरीब तरह की बातें थीं। मुझे तो ये नहीं पता था कि अजीब अजीब तरह की बातें क्या थीं, लेकिन हर कोई मुझे यहाँ से गुजरने के लिए मना कर देता था और कहता था कि इस गली से सावधान रहना, कभी इस गली से गुजरने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मेरी उम्र 45 साल थी और मेरी शादी अभी तक होकर ही नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई खूबसूरत इंसान नहीं था, मैं बहुत स्मार्ट और डैशिंग था और पढ़ा लिखा भी था, और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी थी। लेकिन मुझे कोई भी लड़की सिर्फ इस वजह से नहीं दे रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स की अडॉप्ट की हुई औलाद था। मेरे पेरेंट्स की कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, लेकिन वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। उन लोगों ने हमेशा मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। मेरे पेरेंट्स से कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हो तो आपको औलाद हो जाएगी, और इसी मकसद के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। कुछ सालों के बाद सच में उन्हें अपनी औलाद भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सगी औलाद और मुझ में कोई फ़र्क नहीं समझा था। अपनी औलाद होने के बावजूद भी उन्होंने मुझ पर बहुत ध्यान दिया था, और उन्होंने मेरे नाम पर पहले से ही एक अलग मकान कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने मुझे पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर भेज दिया तो मेरे पेरेंट्स का सगा बेटा बहुत बीमार हो गया था और मौत के मुंह तक पहुंच गया था। और फिर सबने कहा कि ये सब इसी वजह से हो रहा है कि तुम लोगों ने भगवान को नाराज़ किया और अपने अडॉप्ट किए हुए बेटे को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। वो तुमसे दूर हो गया है, क्या पता पढ़ाई के बहाने वहाँ पर वो तुम लोगों को याद करता हो या ना। मेरे पेरेंट्स ने मुझे दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए इसलिए भेजा था कि उनका ध्यान मेरे छोटे भाई पर भी रहे। वो लोग मुझसे भी प्यार करते थे और छोटे भाई से भी प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बड़े बेटे को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, इससे हमारा ध्यान ज़्यादातर हमारे छोटे बेटे पर ही रहेगा और बड़ा बेटा पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाएगा। लोगों की बातों में आकर मेरे पेरेंट्स, जो कि मेरे सगे पेरेंट्स नहीं थे, उन्होंने मुझे अपने सगे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे घर वापस बुला लिया था और कहा था कि तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखो और अब इसे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन मेरे पीछे उन्हें अपनी सगी औलाद जान से ज़्यादा प्यारी हो गई थी। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया था। इसके बाद भी उन्हें 4 बच्चे और हो गए थे। जब मेरी उम्र 12 साल थी और वो सब अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स का ध्यान मुझसे हट गया था। उन्होंने उसके बाद मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उनके ऐसे बिहेवियर से मुझे बहुत दुख हुआ था। हर कदम पर मुझे परेशानी ही उठानी पड़ी थी, और जब मैं बड़ा हुआ तो सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए ये खड़ी हो गई
कि कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता मुझे नहीं दे रहा था और सबका कहना यही था कि ना जाने कौन से पाप की पैदाइश है, मैं ना जाने किसका बेटा हूँ, मेरा रिश्ता कौन से खानदान से है, मेरे सगे माता पिता कौन हैं, कैसे थे। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते थे। मेरा कुछ अता पता ही नहीं है कि मेरी रगों में किसका खून दौड़ता है, और सिर्फ यही वजह थी जिसकी वजह से आज मेरी उम्र 45 साल हो गई थी और मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मुझसे छोटे बहन भाइयों के घर बस गए थे और उनके बच्चे भी हो गए थे। पढ़े लिखे होने की वजह से मुझे नौकरी तो अच्छी मिल गई थी। मैं सोचता था कि अगर मैं दूसरे शहर जाकर पढ़ता तो शायद मुझे इससे अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए ये नौकरी भी ठीक थी। मैं अभी तक अकेला था। मेरे पेरेंट्स भी मर गए थे, बूढ़े होकर इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा काम करके गए थे कि बचपन में जब मैं उनकी अकेली औलाद हुआ करता था तभी उन्होंने मेरे नाम अपना एक मकान कर दिया था। मैं अकेला अपने उसी घर में रहता था। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी और मेरे पास रहने के लिए अलग घर था और एक बाइक भी थी। सब कुछ अपना था, लेकिन एक परिवार नहीं था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई मुझे रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। जहाँ भी मेरे रिश्ते की बात चलती तो वहाँ पर मेरे अडॉप्ट होने की बात आ जाती थी और फिर लड़की वाले पीछे हट जाते थे कि मेरे परिवार का तो कुछ अता पता ही नहीं है, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स के जो रिश्तेदार मुझसे जलन रखते थे, उन्होंने मेरे बारे में सारे रिश्तेदारों में ये बात फेमस कर दी थी कि मैं किसी तवाइफ का बेटा था और मैं नाजायज़ बच्चा हूँ। इसलिए मेरी माँ ने मुझे फेंक दिया था और इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी। मुझे ये नहीं पता था कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन इन अफवाहों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मैंने अपने माता पिता का दिया हुआ घर किराए पर दे दिया था और मैं खुद उस मोहल्ले से निकलकर दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गया था। लेकिन मेरा बीता हुआ कल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर कोई मुझे जानता था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुझसे हमदर्दी करते थे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी देने की बात आती तो वो बात को ख़त्म करने की कोशिश करते थे और कहते थे कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, हमें तुम्हारे कैरेक्टर पर कोई शक नहीं, लेकिन बेटी देना हमारे बस की बात नहीं। वो लोग अपनी बेटी से शादी करवाने पर तैयार ही नहीं होते थे। भगवान ही जानता है कि मैंने ज़िंदगी के 45 साल किस परेशानी में गुजारे हैं। मैंने अपने आप पर लगे अडॉप्ट का दाग मिटाने के लिए बहुत मेहनत की थी। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत मेहनत की, फिर जॉब की तलाश शुरू कर दी। मुझे मेरी मेहनत और इंटेलिजेंट होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई थी, जो इतनी आसानी से मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरी किस्मत इस मैटर में तो बहुत अच्छी निकली थी। मैं रोज़ मंदिर जाता था और हर सोमवार को व्रत भी रखता था अपने कैरेक्टर से दर्द होने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को मेरे अंदर कोई अच्छाई नज़र नहीं आती थी। हर किसी को बस एक ही बात नज़र आती थी कि मैं अडॉप्ट की हुई औलाद हूँ, न जाने किसका बेटा हूँ और मेरा किस फैमिली से ताल्लुक़ है। मेरी ही यूनिवर्सिटी में एक लड़की को मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैं भी उससे प्यार करने लगा था और हम दोनों रिलेशनशिप में आकर बहुत खुश थे और शादी करने वाले थे। मैंने लड़की के घर रिश्ता भेज दिया। उन लोगों ने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया था। ये सुनकर तो मेरी खुशी के कोई ठिकाने ही नहीं थे, लेकिन अचानक ही रिश्तेदारों ने चुगली लगा दी और लड़की वालों को बता दिया कि इस लड़के का कोई परिवार नहीं है। एक फैमिली ने इसे अडॉप्ट किया था। इस लड़के के परिवार का कोई अता पता नहीं। बहुत सारे लोग मेरा रिश्ता हो जाने से खुश नहीं थे। उन लोगों को ये बात बहुत खल रही थी कि मेरा रिश्ता क्यों हो गया और लड़की वाले अपनी बेटी देने के लिए तैयार क्यों हो गए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। मेरे रिश्तेदारों ने चोरी चुपके उस लड़की के और उसके पेरेंट्स के कान भरना शुरू कर दिए थे। इस बात पर मेरा दिल टूटकर रह गया था। उस टाइम मेरी उम्र 24 साल थी और मैं हैरान था कि एक लड़की जो कल तक मुझसे मोहब्बत के वादे करती थी, मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी, सिर्फ मेरे अडॉप्ट होने के बारे में सुनकर वो पीछे हट गई थी। आखिर मैंने उससे प्यार करने में क्या कमी कर दी थी? मैंने उस लड़की के साथ ना जाने कैसे कैसे सपने सजा लिए थे और वो लड़की लोगों के कहने में आकर पूरी तरह से बदल गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली। मेरा तो मोहब्बत से भरोसा ही उठ गया था। इसका मतलब ये था कि मेरी मोहब्बत को मेरी शराफत, मेरी मेहनत कुछ भी नज़र नहीं आई। अगर उसे नज़र आया तो सिर्फ एक यही बात थी कि मैं अपने पेरेंट्स की सगी औलाद नहीं हूँ।
दूसरों के हंसते बसते घर देखकर अब मुझे अपने आप को देखकर शर्म आने लगी थी। मैं चाहता था कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मैं शादीशुदा लोगों की फैमिली देखकर अपने आप को गिल्टी फील करता था कि मेरे भाग्य में ऐसा क्यों नहीं है। फिर अचानक एक दोस्त ने मुझे शादी वाली गली के बारे में बताया, जो लुधियाना से किसी बहुत ही खुफिया जगह पर थी। दोस्त ने कहा कि इस गली से गुजरोगे तो तुम्हारी शादी जल्दी ही हो जाएगी। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन इसके पीछे कुछ टर्म्स और कंडीशंस थी जिनको पूरा करना ही था। मैं वो सारी कंडीशंस भी पूरी करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन फिर कुछ अजीब व गरीब बातें इस गली के बारे में मुझे सुनाई दी। मुझे नहीं पता था कि ये सब सच है या फिर झूठ है, लेकिन बहुत सोच समझने के बाद और हालात से तंग आकर मैंने किस्मत के आगे हार मानते हुए इस गली में जाने का फैसला कर लिया। वो गली हर आम और ख़ास इंसान के लिए नहीं खुलती थी। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और मजबूत सा लोहे का गेट बना हुआ था, जिसमें ताला लगा होता था, और जिसको इसी गली से गुजरना होता था उसे बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे और कुछ पेपर्स पर साइन करने पड़ते थे। और अजीब बात तो ये थी कि कागजात पर साइन करते हुए उनको पढ़ने की भी परमिशन नहीं थी कि जिस पर हम साइन कर रहे हैं इन पर क्या लिखा हुआ है। हम ये सब कुछ नहीं पढ़ सकते थे। ये तो एक बहुत ही खतरनाक बात थी कि हम ऐसे कैसे किसी पेपर्स पर साइन कर सकते हैं जिनको पढ़ने की हमें परमिशन ही ना मिली हो। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा कि मैं ये सब करूं या नहीं, लेकिन आखिरकार मैं तंग आ गया था। मैं अब और ज़्यादा इतनी बेइज्जती भरी ज़िंदगी नहीं जी सकता था। अब मेरी उम्र 45 साल हो गई थी। क्या मैं इसी तरह से सारी ज़िंदगी अकेले गुजारता? मैं भी चाहता था कि मेरी शादी हो, मेरा परिवार हो, मेरे बच्चे हों और मेरी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजरे, क्योंकि अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था और मुझे लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत थी। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई रिश्ता किसी परेशानी में कभी काम नहीं आता, लेकिन अपनी फैमिली हमेशा काम आती है। मैं सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया था। मेरी मुलाकात एक औरत से हुई जो उस गली की मालकिन बताई जाती थी। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका हुआ था। मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उसने मुझसे 2 लाख रुपए की रकम मांगी और पेपर्स मेरे आगे बढ़ा दिए थे। मैंने पेपर्स बिना पढ़े ही उन पर साइन कर दिया। साइन करते टाइम मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं सोच रहा था कि ना जाने मैं कौन सी नई मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत करते हुए सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, और उन पेपर्स पर साइन कर दिए। अब शायद जो होता वही मेरे लिए सब कुछ था। मैंने जब इस काम को करने की शुरुआत की थी तो फिर आने वाले टाइम के लिए भी मुझे तैयार रहना था। साइन करने के बाद मुझे इस गली के अंदर जाना था और मुझे गली के अंदर भेज दिया गया और कहा कि तुम यहाँ से गुजरो, और मैं वहाँ से गुजरने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रात का टाइम था, इसलिए अंधेरा भी ज़्यादा हो रहा था। लगभग रात के 3:30 बज रहे थे। सर्दियों की रात थी और हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। मुझे तो सिर्फ तेज तेज हवाओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये गली कोई नॉर्मल गली नहीं थी, बल्कि बहुत ही खतरनाक तरह की लग रही थी। मैं वहाँ से गुजर ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने बने हुए एक घर की तरफ खींच लिया। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अचानक वहाँ पर ले जाया गया और एक सोफे पर बैठाया गया और मेरे हाथ पैरों को रस्सी के साथ बांध दिया गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरा सिक्स सेंस काम करना बिल्कुल बंद हो चुका था। मैं समझ गया था कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और मेरा तो कोई अपना भी नहीं है जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सके। मुझे बिल्कुल खामोश रहने के लिए कहा गया। मैंने देखा कि वहाँ पर 3 औरतें थीं जिन्होंने अपने चेहरे पर घूंघट किया हुआ था और अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढका हुआ था। उनके हाथ में चाकू था। मुझे लगा कि बस आज तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, ये लोग मुझे जान से मार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद दुल्हन के कपड़ों में एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारी और मासूम सी कम उम्र की लड़की को मेरे सामने लाया गया और मुझसे कहा गया कि अभी के अभी इसी टाइम तुम्हारी इस लड़की से शादी है। मैं इस लड़की को देखकर हैरान रह गया था। वो इतनी ज़्यादा कम उम्र की और ख़ूबसूरत थी कि मेरी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। वो बहुत ही मासूम सी थी,
लगभग 18 साल की होगी। उसने लाल कलर का लहंगा पहना हुआ था और काफी सारे जेवरात भी पहने हुई थी। कुछ ही देर में पंडित जी को भी बुला लिया गया। उन्होंने अग्नि के आगे बैठकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और मैं अभी तक रस्सियों से बंधा हुआ था और मेरी शादी इस लड़की के साथ होनी शुरू हो चुकी थी। उनके हाथ में चाकू देखकर मैं कुछ बोल ही नहीं सका। मैंने फौरन शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसके बाद मेरे हाथ पैर खोल दिए गए और उनमें से एक लड़की मेरे आगे चाकू लेकर खड़ी हुई थी। मैंने उस खूबसूरत लड़की के साथ 7 फेरे लिए और उसके बाद लड़की की मांग में सिंदूर भरा और उसको मंगलसूत्र भी पहना दिया। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि ये लोग शादी करने पर मेरी जान छोड़ दें, वरना अगर मैं इनकार कर देता तो ये लोग मुझे जान से भी मार सकते थे। मैंने उस लड़की को बड़े कांपते हुए हाथों से मंगलसूत्र पहनाया था। मैं बस इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे शादी और शादी की रस्मों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। मैं बस ये चाहता था कि मैं जिंदा इस गली से निकल जाऊं और यहाँ से निकलना तो मुझे नामुमकिन लग रहा था। लेकिन मेरी हैरानी तब ज्यादा बढ़ गई जब मेरी पत्नी मेरे हवाले कर दी गई और मुझसे कहा गया कि तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ हो चुकी है, इस गली से निकलने की बात पूरी हो चुकी है और ये तुम्हारी पत्नी है। इसे अपने साथ लेकर जाओ और खुशी खुशी अपना घर बसाओ। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे पत्नी भी मिल गई थी और मेरी शादी भी हो गई थी और पत्नी भी इतनी खूबसूरत थी कि जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इन लोगों ने मुझे आज़ाद भी कर दिया था। मैं खुशी खुशी उस लड़की को अपने घर लेकर आ गया था। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था उस लड़की को देखकर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी थी कि मैं थोड़ी देर पहले होने वाले सारे हादसे को भूल चुका था और उसकी खूबसूरती पर हैरान था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि लाल लाल चूड़ियों की खनखनाहट और पैरों की पायलों की आवाज़ मेरे सुनसान घर में गूंज रही थी। अपनी पत्नी की चूड़ियों की आवाज़ सुनकर तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो मैं सुन रहा था क्या वो सच में मेरी ही पत्नी की चूड़ियों की आवाज़ थी। मुझे सच में अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मेरी किस्मत पलट सकती है। कितने सालों के बाद मैंने अपने घर में अपने साथ किसी दूसरे को पाया था और वो भी कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी। मेरे कान तरस गए थे इस घर में किसी और की आवाज़ सुनने के लिए और आज मुझे मेरे सब्र का फल भी मिल गया था, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम इशिता बताया। उसका नाम भी उसी की तरह खूबसूरत और नाजुक सा था। मैं उसके साथ सुहागरात मनाना चाहता था और वो भी शर्मा रही थी। हम दोनों अपने कमरे में आ गए। मैं अपनी नई नवेली दुल्हन की तारीफ कर रहा था और उसकी खूबसूरती की तारीफ पर मैंने ज़मीन और आसमान एक कर दिए। लेकिन तभी अचानक मेरा सर चकराने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गया था। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। मुझे 1 मिनट के लिए तो याद ही नहीं रहा था कि रात क्या हुआ था और कुछ ही देर के बाद मुझे रात वाली सारी बात याद आई तो मैं ठीक से होश में आ गया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं बेहोश हो चुका था और मेरे बेहोश होने के बाद मेरे घर में क्या हुआ था मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। लेकिन जब मुझे सब कुछ ठीक तरह से याद आया तो मैंने देखा कि मुझे वो लड़की कहीं नज़र नहीं आ रही थी जिससे मेरी कल रात शादी हुई थी। मैंने मोबाइल ऑन किया तो अचानक से मुझे मेरे मोबाइल पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिसीव हुए जिसमें मैंने बहुत सारे जुर्म को एक्सेप्ट किया हुआ था और उन पर मेरी फ़ोटो भी लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही बड़ा आरोपी हूँ, बल्कि मेरा काम ही यही है। मैं एक बहुत बड़ा गुंडा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें मुझे रिसीव हुई थी। उन्हें देखकर तो मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। और फिर एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि इस लड़की को तुम्हें हर हाल में 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिका भेजना है। कानूनी तरीके से इसको अपनी पत्नी जाहिर करके इसके पेपर्स बनवा के तुम इस लड़की को अमेरिका भेज दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये मैसेज पढ़कर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी पत्नी कमरे के अंदर आई थी। कमरे में उसके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे। उसने खामोशी से वो पेपर्स मेरे हवाले कर दिए और कुछ बोले बिना ही उसने अपने सर को झुका लिया और खामोश बैठ गई। मुझे समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा था कि ये न जाने मैं किसी मुसीबत में फंस चुका हूँ।
लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ ये लड़की भी फंस चुकी है, क्योंकि इसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो भी परेशान है। वो तो कल रात से ही मुझे टेंशन में लग रही थी और उसके चेहरे पर मासूमियत थी। मैं समझ गया था कि इस लड़की को किडनैप किया गया है और इन लोगों का यही काम है, लड़कियों को किडनैप करवाकर उन्हें अमेरिका ट्रांसफ़र करने का। ये लोग अपने गैर कानूनी तरीके से शायद अमेरिका में लड़कियों को बेचते होंगे और इस लड़की के साथ भी अब यही होने वाला है। इससे पहले शायद इन लोगों को लड़कियों को अमेरिका ट्रांसफ़र करने में परेशानी हो रही होगी, इसलिए अब इन लोगों ने ये नया तरीका अपनाया होगा कि ये लोग कानूनी तरीके से लड़कियों को अमेरिका भेजने का, किसी की पत्नी बनाकर शादी के नाम पर पेपर्स पर साइन करवाकर फिर आराम से इन लड़कियों को भेज देंगे ताकि किसी को इन लोगों पर शक न हो। मैंने इस लड़की से बहुत सारे सवाल जवाब किए कि क्या तुम्हें किडनैप किया गया है, क्या तुम मजबूर हो, लेकिन उस लड़की ने मेरे सामने अपना मुंह नहीं खोला और किसी बात पर भी जवाब नहीं दिया। वो एक शब्द भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। मैं समझ गया था कि उसे बहुत तरीके से ब्लैकमेल किया गया है, तभी तो वो कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं हो रही। और अगर ये मेरे सामने सारी बातें बता देगी तो अपनी जान से चली जाएगी या फिर इज्जत से। मैंने इसको बहुत यकीन दिलाया कि तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो, तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुमसे शादी की है और मैं इस तरह से तुम्हें नहीं भेज सकता, तुम मेरी इज्जत हो। लेकिन उसने तो कोई बात नहीं सुनी, न ही वो किसी बात का जवाब दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लड़की इमोशनल अत्याचार की आदी लड़की है, बल्कि लड़की ही नहीं कोई डॉल लग रही थी मेरे सामने बैठी हुई, जिसके अंदर किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं। उसकी खामोशी को देखकर मैं समझ गया था कि वो कितना ज्यादा परेशान है और कितनी तकलीफ से गुजर रही है इस मकाम तक आने के लिए। और अगर मैंने भी उन लोगों की बात नहीं मानी तो वो ज़रूर मेरे साथ भी कुछ न कुछ गलत कर देंगे। जिन पेपर्स पर मुझसे साइन करवाए गए हैं वो पुलिस को दे देंगे और अगले ही दिन पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ जाएगी और बाकी की सारी ज़िंदगी मेरी जेल में हवालात की होकर रह जाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं थी। मुझे 1 महीने के अंदर का अल्टीमेटम दिया गया था इस लड़की को अमेरिका भेजने का। 1 महीने के अंदर तो मुझे बहुत सारे काम करवाने थे। इस लड़की का वीज़ा बनवाना था और पासपोर्ट भी इतनी जल्दी नहीं आता है। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे 1 महीने से ज़्यादा का टाइम चाहिए, मैं इस लड़की को भेज दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी कानूनी तरीके से नहीं भेजा जा सकता, ये तो आपको भी पता है। उन लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी और कहा कि नहीं, 1 महीना हर काम के लिए बहुत होता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का ही टाइम है, इस 1 महीने में ही तुम्हें इस लड़की को अमेरिका भेजना होगा। उन लोगों ने कहा कि और तुम्हें किसी तरह की जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे उस टाइम अपना वही दोस्त याद आया जिसने मुझे उस गली के बारे में बताया था। मेरे इस दोस्त ने मुझे फंसा दिया था। यहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों को ही बुलाया जाता है ताकि उन्हें फंसा सके और उन लोगों पर कोई शक न कर सके। सरकारी काम करने वाले लोगों के पास अपने पेपर्स होते हैं और शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी जान पहचान होती है, इसलिए किसी को उन पर शक नहीं होता। इसलिए उस गली में रहने वाले इस खतरनाक गैंग ने मुझे बलि का बकरा बना लिया था। ज़रूर लोगों ने या तो मेरे दोस्त को ब्लैकमेल किया था या फिर उसे ये काम करने के लिए पैसे दिए थे, क्योंकि इस हादसे के बाद से मेरा दोस्त मुझे नज़र नहीं आया था। मुझसे कहा गया था कि मैं आराम से रोज़ अपने काम पर ध्यान दूं, जैसा रूटीन मेरा पहले रहता था वैसा ही मैं अपनी लाइफ स्पेंड करूं, ऑफिस जाऊं, ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। मुझे तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। मैंने बहुत पैसा लगाकर इस लड़की के पेपर्स बनवाए थे। काफ़ी दिन गुजर चुके थे। ज़्यादा सोर्स और पैसे की वजह से जल्दी ही इस लड़की के डॉक्यूमेंट बन गए थे। यहाँ तक कि इस लड़की के जाने का टाइम भी आ गया था और इस सारे टाइम में वो लड़की खामोशी रहती थी। लगभग वो लड़की मेरे साथ 25 दिन रही थी और अभी तक मैंने उसकी आवाज़ ठीक से नहीं सुनी थी। मैं समझ गया था कि वो मुझे कुछ बताने वाली नहीं। दोबारा मैंने उसे कभी तंग नहीं किया और ना ही इस टॉपिक पर कभी बात की। मैं नॉर्मल रूटीन की तरह सुबह को ऑफिस चला जाता था और वो सुबह को मेरे लिए चाय नाश्ता बनाती थी, जैसे कि हर पत्नी अपने पति के लिए करती है। फिर इसके बाद जब मैं दोपहर को घर वापस आता था तो वो डाइनिंग टेबल पर मेरे लिए खाना लगाती और हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते थे।
मुझे कहा गया था कि मैं खुशहाल कपल्स की तरह उसे शॉपिंग पर भी लेकर जाऊं, उसे घुमाने भी लेकर जाऊं और उसके सारे शौक पूरे करूं। इसलिए मैं उसे शॉपिंग भी करवाता था। एक दिन मूवी दिखाने भी ले गया था और बहुत ही नॉर्मल शादीशुदा कपल्स की तरह हम लोग रिएक्ट कर रहे थे। तब मुझे समझ आया कि इस गली से गुजरने वाला हर वो इंसान मुझे खुशहाल और शादीशुदा क्यों लगता था, क्योंकि असल में वो लोग खुश नहीं होते थे, बल्कि खुश रहने की एक्टिंग करते थे। वो नॉर्मल रहने के लिए खुशहाली दिखाया करते थे, अंदर से वो ब्लैकमेल हो रहे थे। और फिर कुछ दिनों के बाद ही पता चलता था कि शादी करने वाली फैमिली दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। और मैंने इस बात पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि वो हर फैमिली जो इस गली से गुजरने के बाद जिनकी शादी होती है, वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट क्यों हो जाते हैं। ये बात तो कभी मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। और अब मुझे इस बात का जवाब मिल चुका था। ये लोग लड़कियों को बाहर भिजवा देते थे और लड़के को गायब करवा देते थे। शुरू में तो मैं सच में इस मुसीबत से निकलना चाहता था और चाहता था कि जल्द से जल्द इस लड़की के पेपर्स बन जाएं और मैं इस लड़की को अमेरिका भेजकर सुकून का सांस ले सकूं और बाकी की सारी जिंदगी अकेले ही गुजार दूं। बस मेरी जान इस मैटर से छूट जाए। मेरे दिल में इतना ज्यादा डर बैठ चुका था कि सामने बैठी हुई लड़की की फीलिंग्स का मुझे कोई एहसास नहीं था। लेकिन इतने दिन इस लड़की के साथ गुजारने के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि इस मासूम सी लड़की से मुझे प्यार हो गया है। ये बहुत सीधी सादी लड़की है। वो मेरी पत्नी थी, लेकिन अभी तक मुझसे दूर दूर थी, क्योंकि मुझे इसके करीब जाने की परमिशन ही नहीं थी। ये सभी इसी गैंग से रखी गई एक शर्त थी कि मैं इस लड़की को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। काफी बार मैं उसे देखकर बहक जाता था, लेकिन मुझे महसूस होता था कि इस गैंग ने मेरे घर में खुफिया कैमरे लगा रखे हैं और उन्हें मेरी हर हरकत के बारे में खबर मिलती रहती है। इसी डर से मैं उस लड़की के करीब नहीं जा पाता था। हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है भी या नहीं। वो लोग सच में मेरी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थे, लेकिन शायद ये मेरा वहम था। ऐसा सिर्फ मुझे लगता था, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं था। मगर इस लड़की की खामोशी तो मुझे यही बता रही थी कि मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं जो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, वरना ये लड़की कुछ न कुछ तो मुझे जरूर बताती। जब उस लड़की के अमेरिका जाने का टाइम आया तो 2 दिन पहले उसकी फ्लाइट थी और मैंने टिकट उसके हाथ में दे दिए थे और मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें यहाँ से जाना है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं उसे यहाँ से भेज दूं, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। इससे मेरा और उस लड़की दोनों की ही जान को खतरा था और वो कुछ बोलती भी तो नहीं है कि मैं उसकी मदद कर सकूं। और मुझे लगता है कि मैं उसकी मदद कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं पूरी तरह से इस गैंग के हाथों में ट्रैप हो चुका हूँ। सुबह को जब उस लड़की की फ्लाइट थी तो रात को मैंने देखा कि वो मुझे कुछ परेशान नजर आ रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। वो सारी रात रोती रही थी, सोई भी नहीं थी और हाथ जोड़कर भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना कर रही थी और ना जाने भगवान से बार बार मदद की गुहार लगा रही थी। पहली बार था जब मैंने उसकी ठीक से आवाज़ सुनी थी। जितनी वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो उसकी आवाज़ थी और वो बार बार भगवान से रो रो कर मदद मांग रही थी। तो ऐसे कैसे हो सकता था कि भगवान उसकी मदद नहीं करता। मैं समझ गया था कि वो बहुत मजबूर है, इसलिए तो इतना ज्यादा रो रही है। मैंने उससे कहा कि तुम मजबूर हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा। चलो, हमारे पास सिर्फ यही टाइम है, हम दोनों यहाँ से निकल चलते हैं। मेरी बात सुनकर वो और भी ज्यादा रोने लगी और कहने लगी, इन लोगों के पास मेरी बहुत सी वीडियोस हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने किसी तरह की चालाकी की तो ये लोग मेरी वीडियो लीक कर देंगे। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या मेरे घर में खुफिया कैमरे तो नहीं लगे हुए, तो उसने कहा कि नहीं, लेकिन मैं इन लोगों से बहुत डरती हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब यहाँ पर कैमरे नहीं लगे हुए तो फिर तुम्हें डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुमने मुझे कुछ बताया है। तुम डरो मत, खामोश हो जाओ और रोना बंद करो। तुम जल्दी से मुझे सारी बात बताओ। उस लड़की ने बताया कि वो लोग खूबसूरत और कम उम्र की लड़कियों को किडनैप करते हैं और फिर ये शादी वाली गली का ड्रामा रचते हैं और फिर लोगों के हवाले उन लड़कियों को कर देते हैं और कुछ दिनों तक वो लड़कियां उनके साथ रहती हैं और उन्हें लगता है कि सच में उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन रहते रहते उनकी हकीकत सामने आ जाती है।
आपके सामने तो ये सच्चाई जल्दी ही आ गई, वरना कुछ लोग तो काफ़ी सारे महीने गुजरने के बाद इस हकीकत के सामने आते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी वीडियो की बात ही मत करो, तुम वीडियो से डर रही हो और सोचो जब तुम्हें अमेरिका भेज दिया जाएगा और तुम्हारे साथ कितने खतरनाक लोग होंगे जो तुम्हारी इज्जत पर भी हाथ डाल सकते हैं, तो क्या तुम वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हो? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मेरे अंदर ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत होती तो मैं आज भगवान के आगे इतना गिड़गिड़ाकर मदद की पुकार नहीं लगा रही होती। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं और फिर सुबह किसी को नजर ही नहीं आएंगे। वो बहुत डर रही थी, लेकिन उसके आंसू देखकर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई थी। उसके आंसुओं को देखकर मैं जैसे शेर बन गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि चलो यहाँ से, अब तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों ने अपना सामान पैक किया और रातों रात हम उस घर से गायब हो गए। मुझे डर भी लग रहा था कि शायद उन लोगों को हमारी इस हरकत की खबर लग गई, लेकिन रात के इस टाइम पर शायद वो लोग भी सो रहे होंगे। लेकिन भगवान हमारी मदद कर रहा था। मैं उस लड़की को अपने एक फ्रेंड के घर लेकर चला गया था। मैंने अपने फ्रेंड को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं उसे सब कुछ बता देता तो वो मुझे अपने घर पर रखने से इनकार कर देता। फिर उसके बाद हम दोनों ने कुछ ही दिनों में इतने सारे ठिकाने बदले थे कि जिसका कोई हिसाब किताब ही हमारे पास नहीं था। हम सुबह को किसी और शहर में जाते थे और रात को किसी दूसरे शहर में चले जाते। हम लोग इस तरह से भाग भाग कर जिंदगी गुजार रहे थे कि ताकि वो लोग हमारा पीछा न कर सकें और हमारा पीछा करते करते थक जाएं। जब वो थक जाएं तो खुद ही हमें छोड़ दें। मुझे नहीं पता था कि वो हमारा पीछा कर भी रहे थे या नहीं, और हम गोरखपुर के लिए निकल पड़े। गोरखपुर में एक दिन रुककर उसके बाद हम लोग मेरठ आ गए थे। मेरठ में काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भगवान ने हमारी मदद की, न जाने किस तरह से, जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता चला। हमें इधर से उधर भागते हुए लगभग 3 साल हो गए थे। 3 साल तक भागते भागते जब हमें यकीन हो गया कि अब वो लोग हमें कहीं नहीं ढूंढ सकते और ढूंढ ढूंढ कर थक चुके होंगे, तो हम वापस पंजाब पहुंच चुके थे। पंजाब आने के बाद हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी कि शादी वाली गली का सारा गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने उन लोगों को 6 महीने पहले ही अरेस्ट किया और उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से लड़कियों को बेचकर उनका धंधा कर रहे थे और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। इन लोगों से गलती ये हुई थी कि उन्होंने लुधियाना के पुलिस स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर को ट्रैक किया और उन्हें ये नहीं पता था कि ये लुधियाना के ही थाने का ऑफिसर है, यानी कि वो खुफिया तरीके से अपना काम करने वाला ऑफिसर था, और उसी की वजह से ये सारा गैंग पकड़ा गया था। ये बात सुनकर तो हमारी खुशी के ठिकाने ही नहीं रहे थे, और आज इस हादसे को 15 साल गुजर चुके हैं और हमारे बच्चे भी हो गए हैं। मैं अपनी पत्नी इशिता के साथ बहुत खुश हूँ और हम एक दूसरे के पति पत्नी होने पर एक दूसरे को बहुत लकी समझते हैं, क्योंकि उसे मुझ जैसा साथ देने वाला पति और मुझे इशिता जैसी समझदार और खूबसूरत पत्नी मिली थी। हम भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें और दूसरे लोगों को भी इस बड़ी मुसीबत से आज़ाद कर दिया था। ऐसी बहुत सारी लड़कियां थीं जो इन लोगों का शिकार हो गई थीं। इससे पहले जो यहाँ की लड़कियां अमेरिका गई हुई थीं, अमेरिका की पुलिस से कांटेक्ट करने के बाद उन लड़कियों को भी तलाश करके उनको हिंदुस्तान बुलवा लिया गया था और उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया था। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है और अब लोग दूसरों की बातों में भी नहीं आते। मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि कभी किसी की बातों में आने से पहले 1000 बार सोच लेना। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।